तो लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे बेटा कि किस तरह से हम हाइपर कॉन्जुगेशन रिलेट करते हैं अल्फा हाइड्रोजन से, व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन एंड व्हाट आर द डिफरेंट सिग्निफिकेंसेस। तो सबसे पहली एप्लीकेशन में हमने देखा कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एंड कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर? तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा और स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से किस किस की स्टेबिलिटी इफेक्ट हुई? फर्स्ट वन, एल्कीन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी एंड द लास्ट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जैसे जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो बेटा दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे, लेट अस डिस्कस दोस क्वेश्चन फर्स्ट, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो वेट फॉर वन। फाइन, देखिए क्वेश्चन वन था स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है दोनों के अंदर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो एक कंपाउंड था CH2 CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH CH CH3 and last is this one, like that. क्लियर? तो ये चार कंपाउंड आपको गिवन थे और इनके अंदर आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना था। तो बताओ कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आउट ऑफ दिस फोर? व्हिच वन? एनीवन? व्हिच इज मोर स्टेबल आउट ऑफ दिस फोर? फोर्थ स्ट्रक्चर। क्लियर? फोर्थ वाला। तो ये आपको अल्फा हाइड्रोजन से चेक करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट द अल्फा हाइड्रोजन। क्या पहले वाले में कोई अल्फा कार्बन है? नो, अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। सेकंड, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला दिस इज अल्फा कार्बन और इस पे कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन इज 3। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट, so there are 2 alpha carbon to which 6 alpha hydrogens are attached. इस पे 3 लगे हैं और इस पे 3, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गए 6। इसमें बताओ कितने आए अल्फा हाइड्रोजन? 12। वेरी गुड, बिल्कुल। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले अल्फा कार्बन होंगे, तो 4 अल्फा कार्बन, तो 4 अल्फा कार्बन, तीनों पे सब पे 3-3 हाइड्रोजन लगे, तो टोटल 3, 6, 9 and this is 12 alpha hydrogen. So as we discussed, number of alpha hydrogen increases, extent of hyperconjugation increases, hence the stability. Clear? तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला, फोर्थ इज मोर स्टेबल देन थर्ड, फिर थर्ड में 6 है, थर्ड सेकंड से ज्यादा होगा और फर्स्ट होगा लीस्ट स्टेबल। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देखो, सेकंड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। डन? देखो पहला लाइक एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड के साथ, वन वाज लाइक दिस वन एंड दिस वन। तो बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन कैलकुलेट करने जाएंगे तो देखो इससे डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला ये और ये 2-2 हाइड्रोजन, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें भी देखोगे तो ये दोनों अल्फा कार्बन, दोनों पे 2-2 है, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। इन द सेम मैनर दिस इज अल्फा अल्फा अल्फा, इस पे 3 हाइड्रोजन, 2-2, तो इट इज 7 अल्फा हाइड्रोजन। इस पे कितने आएंगे देखो, अल्फा, दिस इज अल्फा, तो टोटल 4 अल्फा कार्बन है, 3, 3, 6, 2, 8 एंड 2, 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो हम हाइपर कॉन्जुगेशन से देखें तो सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा? ये वाला, बिकॉज इट इज कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बट एक्चुअली दिस इज मोस्ट स्टेबल अमॉन्ग ऑल।
although it is having lesser number of alpha hydrogen, but still it is most stable alkene among all. Why? The reason behind this is दो डबल बॉन्ड conjugation. Very good. Conjugation. Yes, two double bond. तो बताओ क्या इसमें रेजोनेंस होगा? Pi sigma pi. It is conjugated. It is conjugated. Conjugated molecule are most stable among. This is most stable. बाकी सब नॉन कॉन्जुगेटेड. तो नॉन कॉन्जुगेटेड के अंदर आप स्टेबिलिटी किससे कंपेयर कर लोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन. नॉन कॉन्जुगेटेड. क्लियर? तो ऑर्डर क्या बनेगा? सबसे ज्यादा तो रेजोनेंस वाला इफेक्ट वाला स्टेबल होगा, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन से बताओ. तो बताओ क्या करेक्ट ऑर्डर बनेगा? विच इज करेक्ट ऑर्डर? पहला वाला. दिस. वेरी गुड. फर्स्ट. क्लियर? फर्स्ट. इसके बाद अब हाइपर कॉन्जुगेशन से देखो, इन तीनों में से किसी में रेजोनेंस नहीं है. फर्स्ट के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद थर्ड, एंड देन लीस्ट इज सेकंड. क्लियर? तो बेटा ये ऑर्डर होगा. सो इट इज एक्सेप्शनली हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस. तो ये क्लियर है सभी को? व्हाई इट इज प्लेस्ड फर्स्ट इन द स्टेबिलिटी? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. क्लियर? और याद रखना बेटा, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि हम डोमिनेंसी देखें कि सबसे ज्यादा कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, तो द मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ऊपर लिखना पेज के ऊपर वाली साइड में. द मोस्ट डोमिनेटिंग इफेक्ट इज एम. एम इफेक्ट. सबसे ज्यादा जो डोमिनेंसी ऑर्डर में आएगा वो होगा एम इफेक्ट. उसके बाद होगा रेजोनेंस. रेजोनेंस के बाद हम आंसर देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, और उसके बाद आई इफेक्ट. दिस इज ऑर्डर ऑफ डोमिनेंसी. सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट इफेक्ट है, पावरफुल इफेक्ट, वो होता है एम. एम और रेजोनेंस एक जैसे हैं. इसके बाद आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद नंबर आता है आई का. तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, यही तो ऑर्डर फॉलो किया. इसमें रेजोनेंस था तो हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को इग्नोर किया. रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेटिंग है, उसके बाद हमने हाइपर कॉन्जुगेशन से देख लिया. लाइक दैट. ये समझ में आया सभी को? यस सर. यस. ओके. टेक स्क्रीनशॉट. याद रखना बेटा, कहीं भी रेजोनेंस होगा और हाइपर कॉन्जुगेशन, तो रेजोनेंस विल बीट हाइपर कॉन्जुगेशन. फाइन. नेक्स्ट. नेक्स्ट टॉपिक एक और जीओसी का सब टॉपिक है बेटा, दैट इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. तो ये होते क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कोई भी कंपाउंड को देखिए कि कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक. क्लियर? तो राइट डाउन, दिस इज एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, and this is non-aromatic compound. तो सबसे पहले हम इनकी डिफरेंसेस देखेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन है, कौन सा एंटी है. क्लियर? तो ये जो वर्ड एरोमेटिक है, इट इज टेकन फ्रॉम द वर्ड एरोमा. एरोमा इज समथिंग रिलेटेड टू स्मेल. क्लियर? This word is taken from aroma and which is related to smell. Then, to aromatic कब होगा? A compound is aromatic if it is planar. याद रखना बेटा, aromatic compound जो होते हैं वो planar होते हैं. Planar in the sense
इनमें सारे एटम की जो पोजीशन होगी वो एक ही प्लेन में होगी. लेट्स सपोज these markers are 3 atoms. It will be considered aromatic if and only if all the atoms lies in same plane. Clear? तो aromatic हमेशा याद रखना प्लेनर मॉलिक्यूल होता है. हम और भी कंडीशन देखेंगे इनको चेक करने की, बट स्टिल रिमेंबर aromatic is planar structure. That means all the atoms of molecule lies in same plane. All the atoms lies in same plane. Next है anti aromatic. It is also planar. इसके में भी सारे एटम एक ही प्लेन में होंगे, एंड दिस इज नॉन प्लेन. तो इसका मतलब समझो व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉन प्लेनर. प्लेन में नहीं होंगे. एग्जैक्टली, सारे एटम एक प्लेन में लाई नहीं करते. क्लियर? ऑल एटम डू नॉट लाई इन सेम प्लेन. In same plane. This is the first point of difference. Clear? Aromatic, anti-aromatic are planar, but non-aromatic are non-planar. इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, non, like that. Second difference देखो. Second, याद रखना बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल प्लेनर तब होता है जब उसके एटम या तो sp हाइब्रिडाइज या sp2. यदि कोई भी एटम sp3 हुआ तो वो नॉन प्लेनर हो जाएगा. ऐसा क्यों होता है? देखो, याद है sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ज्योमेट्री क्या बनती थी? एनीवन? लीनियर. वेरी गुड, लीनियर. क्लियर? तो लीनियर कैसे बनता है? दो एटम 180 डिग्री पे एट एंगल ऑफ 180 डिग्री, लाइक दैट. देखो ये एक ही प्लेन में आ रहे हैं. तो यदि हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तो मॉलिक्यूल लीनियर बनेगा, और लीनियर होगा प्लेनर. इसी तरह से sp2 बताओ. sp2 की वेरी गुड, ट्राइगोनल प्लेनर. ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बनता है? लाइक 120 डिग्री. 120 डिग्री के साथ. देखो पूरा एक ही प्लेन में, तीनों एटम एक प्लेन में. तो यदि एटम sp या sp2 हाइब्रिडाइज है तो स्ट्रक्चर प्लेनर होगा. यदि वो sp3 हाइब्रिडाइज हुआ तो वो नॉन प्लेनर होगा. कैसे बनता है sp3? टेट्राहेड्रल. वेरी गुड, टेट्राहेड्रल. 3 तो पिरामिड के फॉर्म में और एक ऊपर इस तरह से, लाइक दैट. क्लियर? तो लाइक दैट, दिस वन 1 2 3 एंड दिस इज 4. तो sp या sp2 हुआ तो प्लेनर और sp3 हुआ तो नॉन प्लेनर. दैट मींस एटम्स आर इधर sp और sp2 हाइब्रिडाइज, या तो sp होंगे या sp2. इसके अंदर भी सेम sp और sp2 हाइब्रिडाइज है, बट ये नॉन प्लेनर है. नॉन प्लेनर का मतलब इसमें क्या होगा? sp3 वाले एटम. क्लियर? एटलीस्ट इसमें कम से कम याद रखना, एटलीस्ट 1 कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज. कम से कम एक क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज. दिस इज इंपॉर्टेंट. क्लियर? कम से कम एक कार्बन ऐसा होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज होगा. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, यदि हम इनकी स्टेबिलिटी पे चर्चा करें तो बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक, उसके बाद होता है नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक. क्लियर? If we compare the stability, aromatic compounds are placed in stable category. ये stable होंगे, रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेंगे. बट एंटी एरोमेटिक आर अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, एंड नॉन एरोमेटिक आर आल्सो स्टेबल, लाइक दैट. क्लियर? अब बेटा इनको डिफाइन करने के लिए ये तो 3 प्राइमरी कंडीशन होगी. जो सबसे मेन कंडीशन होती है that is defined by a scientist हक्सल. तो तीनों की कंडीशन हक्सल नाम के साइंटिस्ट ने डिफाइन की. तो नेक्स्ट इज हक्सल्स रूल. इसी के अंदर 4 पॉइंट
हक्कल ने इन कंपाउंड को कैसे समझाया, हक्कल्स रूल। नेक्स्ट इज हक्कल्स रूल। अब हक्कल्स रूल क्या बताता है कि एरोमेटिक वो कंपाउंड होंगे जिनमें एक कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा, सारे एटम जो हैं वो एक कॉन्जुगेशन का पार्ट होंगे। क्लियर? तो राइट नाउ अ मॉलिक्यूल शुड बी, इट इज कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। मॉलिक्यूल और आयन कब एरोमेटिक होगा? मॉलिक्यूल और आयन शुड बी इन कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन मतलब कहीं पे कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक में भी इन्होंने समझाया कि मॉलिक्यूल जो है कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। और नॉन के अंदर कॉन्जुगेशन हो नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट मे और मे नॉट बी कॉन्जुगेटेड, मे और मे नॉट बी कॉन्जुगेटेड। क्लियर? लास्ट पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि द नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होंगे, दिस इज इक्वल टू 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द लास्ट कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी कि कोई कंपाउंड के अंदर यदि इतने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में हो, हाउ मच, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अब यहाँ पे n क्या है? n is the number of rings. What is n here? n is number of rings. कितने रिंग है उस कंपाउंड में। इसी तरह से हक्कल ने समझाया कि यदि किसी कंपाउंड के अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो कॉन्जुगेशन। अभी एग्जांपल से समझेंगे, बहुत सिंपल है। यदि किसी कंपाउंड के अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या कहलाएगा? एंटी एरोमेटिक। तो इन्होंने, हक्कल ने दोनों की कंडीशन बताई। एक कंडीशन एरोमेटिक की जिसके अंदर इन्होंने क्या बताया, कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 4n प्लस 2 पाई होने चाहिए। और इन्होंने क्या बताया कि एंटी एरोमेटिक के लिए कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन 4n पाई होनी चाहिए। क्लियर? नाउ एग्जांपल देखो, कंसीडर द एग्जांपल। फर्स्ट वन, एरोमेटिक का एग्जांपल हम समझते बेटा बेंजीन। दिस इज बेंजीन रिंग, 6 मेंबर विद अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। तो बताओ नंबर ऑफ रिंग कितनी है यहाँ पे? हाउ मेनी रिंग? 6। 1। कार्बन 6 है, रिंग तो एक ही है। यस गेटिंग माय सर। पॉइंट? n का वैल्यू 1 हो गया। अब n का वैल्यू 1 हो गया, सबसे पहले चेक करो कि क्या ये एरोमेटिक की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, फिर हम आएंगे हक्कल रूल पे। तो ये प्लेनर है बिल्कुल। एटम शुड बी sp और sp2 हाइब्रिडाइज। देखो क्या बताया हमने कि डबली बॉन्डेड कौन से हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं? sp2। तो इसके सारे कार्बन जो है वो sp2, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्या थी? अब आते हैं बेटा हक्कल रूल पे। कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो चेक करो कि कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है या कहीं पे ब्रेक हो रहा है। तो देखो पाई सिग्मा पाई, अगेन पाई सिग्मा पाई, फर्दर इट इज पाई सिग्मा पाई। तो पूरा मॉलिक्यूल क्या है? कॉन्जुगेशन में। तो ये पॉइंट भी सेटिस्फाइड हो गया। नाउ कम टू दिस पॉइंट, कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है? इट शुड बी 4n प्लस 2 पाई। n का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो पुट करो कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? n इक्वल टू 1, 1 रिंग है, पुट करो 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 प्लस 2, कितने आ रहे हैं? 6। 18 कौन सी डेफिनेशन से आएंगे? फिर से चेक करो, 4n प्लस 2, n 1 है ना, 1 पुट करो, 4 इंटू 1 प्लस 2, 4 प्लस 2, हाउ मच इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और चेक करो 6 है कि सर नहीं। मैंने पाई की वैल्यू रख दी थी 3। ओके, पाई की वैल्यू नहीं रखी
बेटा, पाई तो इलेक्ट्रॉन है, ये पाई मैथ वाला कांस्टेंट नहीं है, इट्स नॉट 22/7, इट इज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड लाइक दैट। डन। देखो तो रिंग यहाँ पे 1 है, 1 पुट किया तो 4 × 1 = 4 + 2 6 हो गए। अब चेक कर सकते हो एग्जैक्टली 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, हक्केल रूल को फॉलो कर रहा है। कैसे? देखो ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, एंड दिस इज आल्सो इन कॉन्जुगेशन। तो बताओ 3 पाई बॉन्ड की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। ये देखो 6 आ रहा है, दैट मीन्स ये हक्केल रूल को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीन हमने पहले भी डिस्कस किया है, बेंजीन इज एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? और भी क्वेश्चन में देखेंगे, अभी आप समझो कि कैसे हम डील कर रहे हैं। नेक्स्ट इसको देखो, एंटी एरोमेटिक का एग्जांपल दिस वन। सबसे पहले देखो इट इज प्लेनर और नॉट। प्लेनर के लिए एटम sp या sp2 होनी चाहिए, सारे एटम का sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज sp2, ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज, इसका मतलब डैम श्योर इट इज प्लेनर मॉलिक्यूल। नाउ हाउ मेनी रिंग्स, कितनी रिंग्स है? सिर्फ एक। और हाउ मेनी मेंबर्ड रिंग, कितने मेंबर की रिंग है? 4 मेंबर। कितने कार्बन से? 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ रिंग इज 1। अब हक्केल रूल अप्लाई करो और चेक करो क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है या नहीं। तो अगेन 5 सिग्मा 5 5 सिग्मा 5, सारे एटम कॉन्जुगेशन में है, दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। क्लियर? अब कैलकुलेट करो पाई इलेक्ट्रॉन, वैल्यू पुट करी n = 1, तो इट इज कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन। कितने आ गए कॉन्जुगेटेड? 4 × 1, दैट इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब काउंट करो स्ट्रक्चर से, क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल। 2, एक पाई तो ये है, एंड दिस इज सेकंड पाई, तो 2 पाई बॉन्ड की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। क्लियर? so that is 4 pi electron in conjugation. It is following Huckel rule for anti-aromatic, hence this compound is anti-aromatic compound. Clear? तो ये हक्कल की कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है? एंटी एरोमेटिक का। डन। नाउ नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल देखो, दिस वन। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होगा, कम से कम एक कार्बन sp3 होना चाहिए, इसमें तो खूब सारे हैं। देखो इसका बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा डबली बॉन्डेड का? sp2 एनीवन? वेरी गुड, sp2, दिस इज डबली बॉन्डेड sp2। अब बाकी के देखो तीनों सिंगली बॉन्डेड है, तो ये क्या होंगे? sp3। वेरी गुड, sp3। तो हमने कंडीशन क्या बनाई थी? एटलीस्ट 1 कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, कम से कम एक जो है वो sp3 होना चाहिए। यहाँ पे तो खूब सारे हैं, इसका मतलब ये नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर का मतलब नॉन एरोमेटिक। क्लियर? तो इट इज नॉन एरोमेटिक लाइक दैट। तो बस 3 बातें याद रखनी है, एरोमेटिक प्लेनर होंगे, एंटी एरोमेटिक भी प्लेनर, नॉन एरोमेटिक नॉन प्लेनर होंगे। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो एरोमेटिक में सारे कार्बन या तो sp होंगे या sp2, सेम इन एंटी एरोमेटिक sp और sp2, बट इन नॉन एरोमेटिक एटलीस्ट 1 कार्बन शुड बी sp3 hybridized. If we talk about stability, aromatic and non-aromatic are considered in stable category, but anti-aromatic is unstable. फिर हमने डिस्कस किया हक्कल रूल। तो हक्कल ने कैसे समझाया? इन्होंने पाई इलेक्ट्रॉन की टर्म में डिफाइन किया। तो एरोमेटिक कौन से होंगे? जिनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन 4n + 2 पाई होंगे, और एंटी एरोमेटिक दैट इज 4n पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर? नोट इट डाउन। इसके बाद इसके एग्जांपल देखते हैं।
इसको बेटा एग्जांपल से समझेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, स्क्रीन को फाइन। So write down question. Identify aromatic, non-aromatic and anti-aromatic species among follow. Write down. This identify aromatic, anti-aromatic and non-aromatic among following. So I am drawing the structure. आप ट्राई करो। सबसे पहला नंबर 1, सेकंड, थर्ड, उनको बेटा स्ट्रक्चर को रटना नहीं है, आप रूल लगाना है, सीखो कि किस तरह से हम रूल लगा के आइडेंटिफाई करें। फोर्थ, बेंजीन रिंग पे NH2। फिफ्थ, सिक्स, सेवन, नेप्थलीन। 8, क्यूरैन। 2 लोन पेयर ऑक्सीजन पे। 90 प्रोपोलियम। इनके नाम भी हम साथ साथ लिखते जाएंगे। 7 मेंबर इनके बच्चे को अच्छे से ड्रॉ करना। 10 and last one is THF, tetrahydroxide। ड्रॉ करो, फिर आइडेंटिफाई करता हूँ, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे। तो बनाए सभी ने, बताओ पहला वाला कंपाउंड, which one, first time, which one? Non-aromatic. Very good, non aromatic। so how it is non aromatic? एक कार्बन sp, वेरी गुड, एक भी कार्बन sp3 हुआ तो वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। और नॉन प्लेनर क्या होते हैं? नॉन एरोमेटिक। इसमें देखो ये कार्बन, दिस कार्बन इज sp3, दिस इज sp2, पॉजिटिव वाला sp2, दिस इज sp2 डबली बॉन्डेड, दिस इज sp2। तो देखो ये sp3 हो गया, जैसे ही sp3 हुआ ये नॉन प्लेनर होगा, एंड नॉन प्लेनर आर नॉन एरोमेटिक। वेरी गुड, नेक्स्ट वाला Aromatic. नो। देखो ध्यान से क्या गलती हुई थी, पहले ये देख के बताओ क्या इसके अंदर कोई भी sp3 है? नो, सारे कार्बन sp2 है, डबली बॉन्डेड और पॉजिटिव sp2 है। पॉजिटिव वाला भी sp2 होता है और डबली बॉन्डेड भी sp2। इसका मतलब ये प्लेनर तो हुआ। क्या ये नॉन एरोमेटिक होगा? नो, sp3 कार्बन होता तो चांस बनता, बट sp3 कार्बन नहीं है। क्लियर? तो या तो ये एरोमेटिक होगा या फिर ये एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक का तो कोई भी चांस नहीं है, एज इट इज टोटली प्लेनर एंड कंप्लीट कॉन्जुगेशन, पूरा कॉन्जुगेशन। देखो 5 सिग्मा 5 5 सिग्मा पॉजिटिव,
फिर 5 सिग्मा पॉजिटिव, तो सारे आइटम कॉन्जुगेशन। क्लियर? अब ध्यान से समझना, यहाँ पे काउंट करके बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन। एक पाई ये है एंड दिस इज अनदर पाई, सो हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन? 4। और ये पॉजिटिव चार्ज तो बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ी होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव पे होते हैं। क्लियर? तो टोटल ऑफ हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस वन एंड दिस वन। अब हक्कल रूल लगाओ। हक्कल ने क्या बताया कि एरोमेटिक की क्या कंडीशन होगी? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और एंटी एरोमेटिक की उन्होंने क्या बताई? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। रिंग देखो, एक ही रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, सिंगल रिंग है, तो n = 1 हो गया। n = 1 पुट किया तो एरोमेटिक होता तो 6 इलेक्ट्रॉन होते, काउंट कर लो, 4 + 2। और एंटी एरोमेटिक होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे पाई वाले। तो पॉजिटिव चार्ज पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पाई इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्जुगेशन में है, ये कॉन्जुगेशन में है, तो कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में आ गए? 4। तो इट इज एंटी एरोमेटिक, इट इज फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट एरोमेटिक। नेक्स्ट नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन होंगे। बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन नहीं थे, बट नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन हैं कॉन्जुगेटेड। क्लियर? तो चेक करो, ऑल आर sp2, मतलब प्लेनर है, ऑल आर sp2। क्लियर? याद रखना बेटा, कार्बो एनाइन जो होता है वो वैसे तो sp3 होता है, वैसे तो ये sp3 होता है, बट ये कॉन्जुगेशन में होगा तो sp2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में 5 सिग्मा नेगेटिव, इसीलिए ये sp2 हुआ। अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस इट इज sp3। याद रखना, कार्बन पे जब भी नेगेटिव होगा इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, बट व्हेनेवर इट इज इन कॉन्जुगेशन इट शुड बी sp2। तो सारे sp2 हो गए। डन? तो प्लेनर तो होगा। अब रिंग एक है यहाँ पे, देयर इज वन रिंग, वन रिंग में पुट करें। एरोमेटिक कब होगा? जब इसमें 6 कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन होंगे। एंटी एरोमेटिक कब होगा? जब इसमें कितने कॉन्जुगेटेड होंगे? 4 कॉन्जुगेटेड। तो काउंट करो कितने कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन है? 5 6। सिग्मा नेगेटिव 6, वेरी गुड। 2 पाई, each pi is contributing how many electron? 2। तो 4 तो पाई के हो गए और 1 नेगेटिव, 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में। तो 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड होंगे तो कौन सी कंडीशन? एरोमेटिक। क्लियर? अब नेक्स्ट फोर्थ स्ट्रक्चर। याद रखना, जब भी बेंजीन की यूनिट आ जाए, किसी भी मॉलिक्यूल में बेंजीन की यूनिट दिख जाए, वो हमेशा एरोमेटिक होगा। यहाँ पे देखो ये बेंजीन वाली यूनिट लगी है, तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। क्लियर? कहीं पे भी बेंजीन की यूनिट दिख जाए, बेंजीन पे NH2 हो, बेंजीन पे OH हो, PH हो, Cl हो, बेंजीन पे कुछ भी लगा होगा, देन दैट कंपाउंड इज एरोमेटिक। नेक्स्ट इसको देखो, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। क्लियर? दिस इज एक्सेप्शनल। अगेन कॉन्जुगेशन है, इट इज प्लेनर sp2 sp2 and sp2 hybridized, fully conjugated 5 sigma positive 5 sigma positive। अब देखो रिंग इसमें 1 है, रिंग तो इसमें 1 है, 1 पुट करोगे तो एरोमेटिक में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और रिंग 1 पुट करोगे तो एंटी एरोमेटिक में कितने होने चाहिए? 4। इसमें ना तो 6 है ना 4 है, काउंट करो, 2 है। बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है कॉन्जुगेशन में? 2। 2, वेरी गुड। इस 5 बॉन्ड की वजह से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन। याद रखना, कहीं पे भी 2 कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो भी एरोमेटिक में आता है, दैट इज एरोमेटिक। इट इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, कहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो भी एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट वाला बताओ, 6th एग्जांपल। एंटी एरोमेटिक। वेरी गुड। आ रहा है सभी से एंटी एरोमेटिक 6 वाला? चेक करो, कॉन्जुगेशन है कंप्लीट 5 सिग्मा नेगेटिव 5 सिग्मा नेगेटिव, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो,
2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 इस नेगेटिव चार्ज के, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में? 4। 1 रिंग 4 कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन, तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? एंटी एरोमेटिक। क्लियर? तो इट इज एंटी एरोमेटिक। अच्छा, इस कंपाउंड को कहते हैं बेटा नेफ्थलीन। रिमेंबर द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज नोन एज नेफ्थलीन। ठीक है, अब ध्यान से समझना है यहाँ पे कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। नाउ टेल मी हाउ मेनी मेंबर्ड रिंग, कितनी रिंग है इसके अंदर? 2 2 वेरी गुड, इस बार 2 रिंग है, इट इज नॉट अ सिंगल मेंबर्ड रिंग। क्लियर? इट इज 2 मेंबर्ड कंपाउंड, 2 रिंग कंपाउंड, तो n इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब देखो n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1 पे तो हमने इलेक्ट्रॉन निकाले, हक्कल ने बताया एरोमेटिक 4n प्लस 2 पाई कंसिस्ट करेगा, रिंग 1 हुई तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंटी एरोमेटिक के लिए रिंग 1 हुई तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। n इक्वल टू 2 के करेस्पॉन्डिंग बताएं तो बताओ बेटा एरोमेटिक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 12 4n प्लस 2 पाई लगाओ, 4n प्लस 2 पाई, n इक्वल टू 2 कर दो, रिंग 2 होगी, तो 2 इंटू 4 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि 10 होंगे तो वो एरोमेटिक। 2 रिंग के करेस्पॉन्डिंग बताओ एंटी एरोमेटिक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? काउंट करो, 4n पाई लगा के, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, इस बार n की जगह 2 पुट कर दो, तो 4 इंटू 2 कितने? 8, और यदि 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो एंटी एरोमेटिक। इसमें काउंट करो कितने हैं, कितने पाई बॉन्ड? 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड के करेस्पॉन्डिंग कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 10, और 10 का मतलब कौन सा हो गया? एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। एरोमेटिक। वेरी गुड। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे बेटा, ये एक रिंग के करिस्पॉन्डिंग हमने कैलकुलेट की। 2 रिंग होगी तो n का वैल्यू 2 कर देंगे, n का वैल्यू 2 करने से पता चला कि एरोमेटिक में 2 रिंग के साथ 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एंटी एरोमेटिक में 2 रिंग के साथ 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट वन, ध्यान से देखो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, 2 लोन पेयर में से सिर्फ एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में, तो काउंट कर लो, 2 2 4 और 2 6। कंप्लीट कॉन्जुगेशन, 1 रिंग 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन में कौन सा हो जाएगा? एरोमेटिक। गुड। नेक्स्ट, इसको कहते हैं बेटा ट्रोपोलियम आइन, दिस इज नॉन एज ट्रोपोलियम आइन। देखो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6, पॉजिटिव पे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, तो ओवरऑल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। बताओ कौन सा होगा एक मेंबर रिंग के साथ? एरोमेटिक। एरोमेटिक वेरी, बिल्कुल सही, एरोमेटिक होगा, दिस इज एरोमेटिक। 1 रिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एक रिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। लास्ट वन, चेक दिस वन, बताओ ये क्या होता है? एनीवन? नॉन एरोमेटिक। बिल्कुल सही, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि हमने क्या बताया, एक भी कार्बन sp3 हुआ तो वो नॉन प्लेनर हो जाएगा, और नॉन प्लेनर आर नॉन एरोमेटिक, तो इट इज नॉन एरोमेटिक। ठीक है बेटा, कंपैरेटिव स्टडी करें इनकी स्टेबिलिटी की, तो जैसा हमने डिस्कस किया, एरोमेटिक आर द मोस्ट स्टेबल, देन नॉन एरोमेटिक, एंड लीस्ट स्टेबल इज एंटी एरोमेटिक। क्लियर? तो याद रखना, स्टेबिलिटी पे बात करें तो एरोमेटिक सब्सटेंसेस और एरोमेटिक आइंस आर द मोस्ट रिएक्टिव। एरोमेटिक के बाद होते बेटा नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे,
So any doubt in this? Anyone? Aditya, Agam, Harika? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Harika, आपको बेटा कोई डाउट? No, sir. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, स्टेबिलिटी वाला और क्लियर हो। तो नीट में और इवन बोर्ड में भी आपको आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चन मिल सकते हैं कि गिवन कंपाउंड में से कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। Compare the stability of following ion or compound। पहला स्ट्रक्चर है आपके पास 5 member ring, 2 pi bond with negative charge। दूसरा स्ट्रक्चर है 2 pi bond। तीसरा स्ट्रक्चर है 5 member ring, 2 pi bond with positive charge। इसको हमने फर्स्ट बोल दिया, तो सेकंड बोल दिया, एंड दिस इज थर्ड। बताओ विच इज मोस्ट स्टेबल। तो सबसे पहले इसके लिए आप चेक करो कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन है, कौन सा एंटी फर्स्ट है। स्टेबल है ज्यादा। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। वेरी गुड, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, बिल्कुल सही आंसर। फिर देन फर्स्ट के बाद इसका नाम सेकंड, और लीस्ट स्टेबल सबसे कम कौन सा होगा? थर्ड वाला, बिल्कुल सही। इसके लिए हमें चेक करना बेटा नेचर ऑफ कंपाउंड, विच इज एरोमेटिक, विच इज नॉन एंड विच इज एंटी। देखो ऑल आर इन कॉन्जुगेशन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की वजह से, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है एक मेंबर के करस्पॉन्डिंग। बताओ क्या होगा, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। एरोमेटिक, गुड। इसके अंदर देखें तो ये नॉन एरोमेटिक। ये sp3 हाइब्रिड। वेरी गुड। sp3 का मतलब कम से कम एक sp3 आते ही ये नॉन प्लेनर हो जाएगा, और नॉन प्लेनर की वजह से ये क्या बन जाएगा? नॉन एरोमेटिक। एंड लास्ट वन, इट इज इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन प्लेनर स्ट्रक्चर विथ हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव की वजह से तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, दैट मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हक्कल ने क्या बताया, एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक। क्लियर? तो नाउ वी कैन चेक एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद हमने ऑर्डर देखा, नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल थे एंटी एरोमेटिक से, और सबसे कम स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। दिस इज द लीस्ट स्टेबल, एंड एरोमेटिक इज द मोस्ट स्टेबल। दिस इज मोस्ट स्टेबल। क्लियर? तो बेटा ये था एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का कंपैरिजन। क्लियर? तो 4 की पॉइंट हमने देखे कि कोई भी कंपाउंड या आयन को देख के कैसे पता किया जाता है कि वेदर दैट इज एरोमेटिक, एंटी और नॉन एरोमेटिक। तो सबसे पहली कंडीशन हमने देखी प्लेनरिटी। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों प्लेनर थे, एंड बेस्ट इज नॉन प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन में बात करें तो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक दोनों में या तो sp होना चाहिए या sp3, और नॉन एरोमेटिक में कम से कम एक sp3 का साथ है। फिर हमने देखा एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक स्टेबल होते हैं, बट एंटी एरोमेटिक इज लीस्ट स्टेबल। देन वी डिफाइन हक्कल रूल। हक्कल एक्सप्लेन दैट a compound is aromatic if it is containing 4n plus 2 pi electron, and a compound is anti-aromatic if it contains 4n pi electron। Then इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ये GOC का फेज 1 होता है। फेज 1 के अंदर
हमने इफेक्ट डिस्कस किए, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसके बाद स्टार्ट होते बेटा जीओसी का फेज 2। फेज 2 के अंदर हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो इट इज ए वास्ट टॉपिक in which we deal with the every step of the reaction कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं बीच में, कि जब रिएक्शन होती है तो बीच में कौन सी स्पीसीज बनती है। क्लियर? so that is the detailed study of every step of a reaction is reaction mechanism. Clear? so next topic is itself a broad topic, that is reaction mechanism. तो ये भी बेटा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म? दिस इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ each and every step, detailed study of each step of reaction, detailed study of each step of the reaction, हर एक स्टडी की, हर एक स्टेप की डिटेल में स्टडी, ये होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। क्लियर? तो इसके अंदर हम क्या क्या लर्न करेंगे, देखो नंबर 1 इसके अंदर सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड क्लीवेज। ब्रेकिंग को ही हम केमिस्ट्री में कहते हैं क्लीवेज। So it is the first topic which we will deal in detail. Type of bond breaking, किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है। इसके बाद हम देखेंगे what is meaning of transition state. This is transition state. Next we will discuss RDS, rate determining step. किस स्टेप को देख के हम रेट निकालते हैं कि रिएक्शन किस स्पीड से प्रोसीड हो रही है, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इन शॉर्ट फॉर्म वी गॉट इट इज RDS। क्लियर? नंबर 4 इज टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो बीच बीच में किस तरह की स्पीसीज बनती है। जो स्पीसीज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के कन्वर्जन के ड्यूरिंग बनती है, बीच में बनती है, दैट इज इंटरमीडिएट। फोर्थ वी विल डिस्कस दैट इज टाइप ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएजेंट। तो 2 तरह के रिएजेंट हम देखेंगे डिटेल में, इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकंड इज न्यूक्लियोफाइल। And in last we will deal with the types of organic reaction. कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या डिस्कस किया था, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, कंबस्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, लाइक दैट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस होती है। तो लास्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इट वुड बी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है? तो दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑल अबाउट, कि हर एक स्टेप की डिटेल में स्टडी में हमें कौन कौन से पैरामीटर देखने होते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड किस तरह से टूट रहा है। ट्रांजिशन स्टेट के रिएक्शन के रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते टाइम कितने ट्रांजिशन आए, ट्रांजिशन का मतलब कैसे बदलाव आ रहा है। नंबर 3 इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कि किस स्टेप की मदद से हम रेट कैलकुलेट करते हैं, कि हाउ मच इज द स्पीड ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। फोर्थ इज टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, कितनी टाइप की स्पीसीज रिएक्टेंट के बनते हैं ड्यूरिंग द कन्वर्जन टू प्रोडक्ट। फिफ्थ इज टाइप ऑफ रिएजेंट, जिसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। एंड लास्ट इज टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। क्लियर? इसको नोट करो।
कल हम बेटा डिटेल में स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। नोट इट डाउन। तो ये काफी डीपर टॉपिक है, तो वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करें। तो एनी डाउट? जसप्रीत, नो सारिका, सर। आदित्य, अगम, नो सर। नो सर। फाइन। सारिका, आपको डाउट बेटा कोई? एनी डाउट? नो सर। फाइन। वो वाला क्वेश्चन समझ में आया आपको जो हमने सेकंड वाला कॉन्जुगेशन से रिलेट किया, स्टेबिलिटी वाला? यस सर, आगे। ओके। तो याद रखना, जब भी किसी में रेजोनेंस होगा तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन को इग्नोर करेंगे, रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होगा और बाकी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। एक स्क्रीन पर थैंक यू, हैव अ नाइस